आपने नीतीश जी की बात की है और कल 7 तारीख था, कल 7 तारीख से ही बिहार में जातीय जनगणना उसकी शुरुआत हो गई है। क्या लगता है जो जातीय जनगणना का जिन निकला है ये कमंडल के ऊपर भारी पड़ेगा? मंडल देखिए, कमंडल के ऊपर जो है मंडल हमेशा से भारी रहा है। आप इतिहास में जाइए तो कांसीराम ने किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी। अभी जो बिहार में जनगणना चालू हुआ है जातिगत, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, इन दोनों का हिंदू मुस्लिम एकता ही नहीं बल्कि दलित और पिछड़ों को उनका अधिकार मिले, ये भी उनका उद्देश्य रहता है। और दलित पिछड़ों का अधिकार कब मिलेगा? जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब जितने संख्या में है उतने संख्या में उनको हिस्सेदारी मिलेगी। और यह कार्य के लिए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ये लोग निकल चुके हैं। और बिहार जो है एक माइलस्टोन बनेगा। और जब जनगणना हो जाएगा तो देखिए, जो दलित और पिछड़ों का अधिकार है यह बिहार से ही मिलना शुरू होगा और पूरे भारत में मिलेगा। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार जयप्रकाश नारायण ने बिहार में एक आंदोलन किया और पूरे भारत की सरकार बदल दी, ठीक उसी तरह से यह जनगणना पे बिहार चल पड़ा है। पीछे पूरा भारत चलेगा और दलित और पिछड़ों का अधिकार के लिए भारत में सत्ता परिवर्तन बिल्कुल होगा। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से देश में जो है मुद्दे बनाए जा रहे हैं, राम मंदिर की बात की जा रही है, 80-20 की बात की जाती है, तो क्या ये जो मंडल है, ये जो जातीय जनगणना है, ये बहुत बड़ा नैरेटिव सेट कर पाएगा और ये हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव को तोड़ पाएगा? और राम मंदिर के जो मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जमीन पे उतरती है और राजनीति करती है, क्या इस मुद्दे को तोड़ पाएगा? देखिए, जहां तक बात है राम मंदिर की, 80-20 की राजनीति की बात है। लोग सोचते हैं मुझे ज़्यादा वोट मिले और ज़्यादा वोट मिले उसके लिए ध्रुवीकरण करते हैं। और ध्रुवीकरण में 80% और 20%, मतलब 80% हिंदू हमें वोट कर देंगे तो हम सत्ता में आ जाएंगे, या राम मंदिर बन जाएगा तो ज़्यादा हिंदू है तो खुश होकर वोट करेंगे तो हम सत्ता में आ जाएंगे। इस तरह की मानसिकता है। लेकिन जब जाति के आधार पर जनगणना होगी तो दलित और पिछड़ा जब अपना हिसाब मांगेगा, अपना देखेगा कि मैं कितना पिछड़ा हूँ, कितना गरीब हूं, जो अधिकार मांगेगा, तो डेफिनेटली जो है मंडल पे जो है कमंडल पे मंडल भारी पड़ेगा। लोग जो हैं, राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं, वो अंदर खाने ये भी चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं वो आने वाले वक्त में यूपीए अलायंस अगर बनता है, महागठबंधन बनता है 2024 में, तो वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। क्या लगता है कि नीतीश के अंदर वो क्वालिटी है, नीतीश कुमार जी के अंदर वो क्वालिटी है कि वो प्रधानमंत्री बन सकेंगे? बिल्कुल, एक कहावत है, एक बिहारी सब पे भारी। तो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली नीतीश कुमार एक सुलझे हुए नेता हैं। वो कभी भी क्षेत्रवाद, कभी भी जातिवाद, कभी भी किसी धर्म विशेष की बात नहीं करते हैं और हमेशा बिहार के विकास के लिए वो कार्यरत रहे हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सेप्ट किए जा सकते हैं तो नीतीश कुमार, मैं कहूँगा, इनसे बहुत बेहतर है। और नीतीश कुमार जितने सुलझे हुए नेता हैं, डेफिनेटली यूपीए गवर्नमेंट में विपक्ष में एक साथ मिलके और नीतीश कुमार को चेहरा बना के और भारत में सत्ता परिवर्तन होगा तो नीतीश कुमार जो है भारत के माहौल को फिर से अमन, शांति और विकास की तरफ लेके जा सकते हैं। तेजस्वी यादव जी का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो गरीब विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी पार्टी है, वो कह रहे हैं आए दिन ये बिकना वो बिकना, अदानी के पास पैसा बढ़ते जा रहा है, ये जग जाहिर है। इसी बात को तेजस्वी यादव ने अपने शब्दों में कह दिया तो इसमें क्या बुरा कह दिया पत्रकार महोदय? बिल्कुल सही बोला है तेजस्वी यादव ने। आप जो है रेल बेच दोगे, एयरपोर्ट बेच दोगे, अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। तो तेजस्वी यादव एक दूरदर्शी व्यक्ति है। इस चीज को देख के अडानी जी का नाम हो रहा है ना, दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए अडानी। दूसरे नहीं, पहले सबसे अमीर आदमी बन जाए। लेकिन हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान कहाँ है? 107 नंबर। मतलब भूख से मरने में भारत जो है इतना ज्यादा हो गया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है उसको भी पीछे छोड़ दिया। इतना यहाँ लोग भूख से मरते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि भारत जिसके पास इतना जमीन है, इतना अनाज है, सब कुछ है, फिर भी हम यहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं। तो आप ये मत देखिए अडानी 1 नंबर अमीर बन गया कि 2 नंबर। आप ये देखिए कि गरीब कितना भूख से मर रहा है। और एक गरीब जो भूख से मर रहा है ना, उसके घर वालों से जाके पूछिए कि भूख की तड़प और गरीबी क्या होती है। तो इसको देख के तेजस्वी यादव ने इस बात को कहा है। मोदी जी का डंका तो पूरी दुनिया में बज रहा है, आप ये नहीं मानते हैं? इतना डंका बज रहा है कि जहां जाते हैं वहां फजीहत ही हो जाती है। कहीं गए थे, वहां पे एक एम्बेसडर भेज दिया गया था रिसीव करने के लिए, एम्बेसडर कार। तो ये जो डंका है ना पूरे विश्व में बज रहा है, सिर्फ गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा है।
पूरे विश्व में कोई डंका नहीं बज रहा है, बल्कि हमारे देश में हंगर इंडेक्स का जब लिस्ट आया तो विदेश देख के नहीं सोचता है कि भारत इतने पिछड़ गए। तो ये समझिए, ये डंका वगैरह ये सब प्रोपेगेंडा है। अब भारत में आए दिन इन युवाओं को चेहरे पे देखिए, इन युवाओं का कंधा झुका हुआ, चेहरे पे उदासी, क्यों? बेरोजगार करके रखा है युवा को। जो युवा की आवाज में दम, कॉन्फिडेंस, कंधा सीधा होना चाहिए, वो चिंता में उसका मुंह मुरझा गया है, कंधा झुक गया है। इसके लिए जिम्मेदार क्या मोदी जी नहीं है? अगर जिम्मेदार अगर वो हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक नीति जो लोगों को रोजगार देने में असक्षम है, उसको जो है बदलना चाहिए उनको, और नहीं तो भारत का जनता इसको जो है सत्ता परिवर्तन करना चाहिए, ताकि भारत में रोजगार क्रिएट हो सके और यहाँ के लोग गरीबी से ऊपर उठ सके। अगर इतना ही परेशानी है तो मोदी जी लगातार चुनाव कैसे जीतते जा रहे हैं? अभी गुजरात का चुनाव आपने नहीं देखा क्या? गुजरात का जो चुनाव मोदी जी ने जीता है, तो हिमाचल में क्या हुआ आपने ये नहीं देखा? दिल्ली के एमसीडी चुनाव में क्या हुआ आपने नहीं देखा? 3 चुनाव था, तीनों चुनाव में बीजेपी जीता था। बीजेपी दिल्ली एमसीडी जीता था, हिमाचल जीता था, गुजरात जीता था। दोबारा चुनाव हुआ तो गुजरात जीता, 2 जगह हार गया। तो आप जहाँ हारा है वो भी तो देखिए, एक जगह जीता हुआ उसको मत देखिए। बंगाल में क्या स्थिति हुई थी, इसी तरह से झारखंड में किसकी सरकार है, इसी तरह से महाराष्ट्र में चले जाइए, वहां पे उद्धव ठाकरे किस तरह से फेरबदल इन लोगों ने किया है। ओवरऑल अभी राजनीति देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल चुका है। भले ही वो लोग कहें हम जीत रहे हैं, उनको समझ में आ जाएगा अगला कोई भी चुनाव आएगा उसमें।